प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शहबाज साहब, ये एक कल की पोजीशन थी, कल की पोजीशन ने सरप्राइज कर दिया पूरी दुनिया को और पाकिस्तान में हर शख्स हैरान रह गया। बल्कि हुआ ये, शायद आपको यकीनन इस चीज़ का पता होगा कि दोशंबे में जब ये बताया गया था हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को, तो वो बड़े हैरान हुए थे कि ये पीछे खत जा रहे हैं और ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ चल रही हैं चीज़ें। और उसमें वो भी पिक्चर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे लगता है जैसे पिक्चर में नहीं है सारा। और आज फिर ऑल टुगेदर 180 जाविये 180 दर्जे के जाविये के ऊपर वापसी, ये हो क्या रहा है बेसिकली? चौधरी साहब, आप सारे स्क्रीन लोग बैठे हुए हैं। एक तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट जो फॉरेन पॉलिसी के मामला है ना, इसमें शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा डॉक्टर मोई यूसुफ साहब को सुना और पढ़ा करें। वो क्या कहते हैं, कुरैशी साहब इतने ज्यादा रेलेवेंट शायद नहीं रहे। एक तो ये चीज नहीं रहे, यानी कि आपको ख्याल है पहले थे वज़ीर ख़ारजा तो है, पहले जिस हद तक थे, लेकिन अब तो और भी ज्यादा चीजें डिवाइडेड हो गई इंटरनली। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो तजारत को रिस्टोर करने का फैसला था, ये कोई अचानक नहीं हुआ और इसकी प्योर इकोनॉमिक रीजंस कम से कम इस वक्त नहीं थी। जो कुछ इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान तय हुए थे कि पहले जो सीज फायर होगा उसके बाद अगला स्टेप ग्रेजुअली अपने तजारत को रिस्टोर करना है, फिर आगे जाके लेके जाएंगे, उधर से खत लेके जाएंगे, फिर आगे जाके आपने शायद अपने जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको फुली रिस्टोर करना। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा था और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल इसमें ऑन बोर्ड थे। मैंने कुछ 3 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले खबर की थी कि हम भारत से कॉटन की इंपोर्ट का फैसला हम कर चुके हैं और इसकी समरी जल्द मूव होने वाली है। उसके बाद जो आपके रज़ाक दाऊद साहब हैं एडवाइज़र, उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने इसकी कंसेंट देने के बाद फिर जो समरी बनाई, वो समरी बना के फिर चूंकि जैसे अभी खुर्रम तस्लीम साहब कह रहे थे, वज़ीर आज़म साहब के पास गई है, उन्होंने उसको देखा, अप्रूव किया, उसके बाद ECC के पास गई है। एक जो उन्होंने बात की कि भारत से क्यों ये जरूरी है, बाकी ममालिक से भी तो आप मंगवा सकते हैं। इस वक्त जो कार्गो का जो रेट्स है ना ग्लोबली, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक जो कंटेनर पहले आपको $20 का पड़ता था, वो $40 से $50 उसकी प्राइस अब हो गई है। तो अगर आप भारत से मंगवाते हैं, एक तो टाइम उसमें बहुत कम लगता है, दूसरा फ्रेट के चार्जेस कम आपके होते हैं। तो ये आपको जो कल हमाद अजहर ने ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, ये भी ड्यूटीज नहीं, ड्यूटीज तो हमने माफ कर दिए, टैक्सेस सारे माफ कर दिए। जो किराया पड़ता है आपको बाहर से चीज मंगवाने का, वो दुगना तिगना हो गया। और इसकी 3 गुना होने की वजह यह है कि एक तो ये आपके कोरोना की वजह से मसाइल हुए, फिर कुछ वहां पे भी मोनोपोलीज हैं और जो कंटेनर्स हैं, जो चाइनीज कंपनीज हैं और वो कंटेनर्स नहीं दे रही, तो वहां इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ मसाइल हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल फैसला था और ये कोई छोटा फैसला नहीं था। आमतौर पर तो जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले होते हैं वो हमेशा सिफारिश होती है जिसकी काबीना बाकायदा मंजूरी देती है और 99% वो फैसले अप्रूव होते हैं। गवर्नमेंट की मर्जी से इशू वहां पे जाता है ECC में, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो इशू ECC में जा ही नहीं सकता, यानी गवर्नमेंट खुद लेके जाती है और फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर स्टैंप भी गवर्नमेंट। जैसा मैं फिर पढ़ दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड ऑथराइज्ड द सबमिशन ऑफ दिस समरी। ये बताया कि जो रज़ाक दाऊद साहब है, क्या वो कपास भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? इनको टेक्सटाइल मिले भी हैं क्या उनकी? नहीं, उन्होंने अगर मशवरा दिया। अगर आप ये बात कर रहे हैं, जो एप्टमा है, जो लॉबी है इनकी, जो टेक्सटाइल मिलर्स की, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मिलर कह रही है कि हमें महंगी कपास हमने लेनी, हमने सस्ती नहीं लेनी। भारत से अगर आ गई तो 15 से 20% सस्ती हुई, किसान मारा जाएगा। उसकी असल वजह यह है कि एप्टमा के कुछ लोगों ने कपास जो है वो होल्ड की हुई है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, वो इसके खिलाफ थे। तो बैलेंसिंग के लिए गवर्नमेंट बैलेंसिंग एक एक्ट भी था। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो असल जो इसमें चीज थी, हुकूमत वाज वेरी मच ऑन बोर्ड और चाहती थी, यही वजह थी कि हमाद अजहर साहब की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज वज़ीर खजाना और जो पहली अनाउंसमेंट थी वो यही थी। तो अगर तो ECC का इंपॉर्टेंट एक डिसीजन था और ठीक उसमें काबीना में कोई इनको शक होता तो वो कल आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। फिर आज फैसला वापस कैसे होगा? अब जिन्होंने आके इसके ऊपर डाइसेंटिंग नोट दिया है, जो मेरी इत्तला है, कोई 3-4 वुज़रा हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है, वो जरा वुज़रा चेक कर लें किस गेट से आते हैं। एक तो ये चीज, कुरैशी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, डेफर किया। शेर मिज़ारी साहब ने जोर लगाया उस पे, शेर मिज़ारी साहब वो तो जाने से पहले क्या गई थी कैबिनेट में। असद उमर साहब का मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या इस पे मौक़िफ़ लिया। लेकिन ये एक असूली फैसला था, ये एक प्रोसेस था। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना था। तो ये, और इसमें सब ऑन बोर्ड थे, सब एक ही सफ़े के ऊपर थे। अब सफ़ा क्यों फटा है, या कोई जल्दी से किसी ने सफ़ा पलट लिया है, या कोई ऐसा बंदा था, घर की फैमिली का मेंबर था, जो पहले उसने वो सफ़ा नहीं पढ़ा, उसने कल रात को पढ़ा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये देखिए सर, जो एक वज़ीर तजारत ने जो एक बनाया, बस प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले जो समरी बनाई, फिर ये सारे पूरा प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर के तहत सबको पता था कि ये हो क्या रहा है और किस तरह ये अनाउंसमेंट की जाएगी, कब अनाउंसमेंट होगी, कितने हमने मैट्रिक टन जो है वो चीनी मंगवानी है, कितनी हमने बेल्स मंगवानी है, कितनी हमने उसका धागा मंगवाना है, हर चीज़ जब तय थी, सबको पता था। और उसके बाद जब गई ECC में
वहां से अप्रूवल आ गई, उसके बाद कैबिनेट के पास भी गई, तो हर चीज तो इन ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो फिर अचानक ऐसा मतलब कौन सा आदमी हो सकता है जो इसको बिल्कुल ही हर चीज को लपेट के वापस कर सकता कोई आदमी भी हो सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है। लेकिन उस अदारे को नहीं पता था पहले ये क्या हो रहा है। देखिए ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना वो यही है कि ये सब जो चीजें थी ये तयशुदा प्लान के तहत हो रही थी, ये आउट ऑफ ब्लू कहीं ये सडनली कुछ नहीं हुआ। इवन के जो इस दिन इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, उस दिन अखबारों में और उससे एक दिन पहले टीवी पे ये खबर चल चुकी थी कि कल चीनी और उसकी जो कपास है उसकी दरामद का भारत से फैसला किया जाएगा। तो अगर किसी को इतराज था तो वो एक फोन करके रोक देता, तो इसका मतलब किसी को इतराज नहीं था। फिर इसका मतलब क्या जो रिएक्शन आया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको आई डू नॉट सपोर्ट, देखिए तजारत तो आपको करनी है ना। सही बात। आपको इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब के ऊपर जो रिएक्शन आएगा या फेसबुक के ऊपर जो रिएक्शन आएगा या जो सोशल मीडिया या ये भी हो सकता है किसी ने इस्तेमाल आप किया। उसको वजह कुछ और नहीं, जो सब वजह देखिए, वज़ीर तजारत रहे, इनको पता है वजूहात क्या। पहला इशू ये है कि जिस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 25 फरवरी को मुआहदा हुआ, उसके अंदर 2 लफ्ज लिखे जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ आ गई है क्या शुरू है। उसमें था कि जो दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो कोर इश्यूज की तरफ भी पेशरफ्त करेंगे। तो तभी सबका माथा टंकना चाहिए था कि जनाब ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का काम नहीं है कोर इश्यूज, उनका काम ये है कि बंदूकें बंद कर दो भाई। तो कोर इश्यूज हॉटलाइन के ऊपर असल में चौधरी साहब जो ये पूरी कहानी वो ये नजर आ रही है, और मैं वजह बता देता हूं कि जो 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान के इकदामात हैं कश्मीर के टुकड़े करने के, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के, कश्मीर की हैसियत खत्म करने के, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसकी कबूलियत की तरफ जा रहा है। ठीक, लिहाजा हमारी जो कबूल हो गया था खारजा पॉलिसी, आज दोबारा वापस जाने की नहीं, अब ये इसीलिए मौखर किया गया ना, उसको मुस्तरद नहीं किया काबीना ने। ये आपका ख्याल है कि अवामी प्रेशर था जिसकी? जी, ये अवामी प्रेशर की वजह से उन्होंने एक टेस्ट किया, वो कामयाब नहीं हुआ। ये 3 महीने बाद फिर आ जाएंगे, कुछ और इश्यूज लेकर सामने आ जाएंगे। पर इशू यही है कि पाकिस्तान को यह हुकूमत तैयार कर रही है कौम को कि कश्मीर का मामला अब हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया है, अब सबर शुक्र करके इसको कबूल कर ले। इसको अंग्रेजी की जबान में अपीजमेंट कहते हैं, हिंदुस्तान को ये अपीज कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं फिर दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद 1 मिलीमीटर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की, वो पीछे नहीं हटे, वो सख्त होती जा रही है। और जो भी वो, और ये मामला मुझे दुख से कहना पड़ेगा, जो अब असेसमेंट है कि ये हिंदुस्तान की टाइमिंग थी। क्योंकि जब उन्हें यह महसूस हुआ कि वो 2 बैक वक्त महाजों पर, एक तरफ चीन से और एक तरफ हिंदुस्तान से टेंशन नहीं रख सकते, उनकी चूंकि अमेरिका के ब्लॉक में जाने की वजह से तरजीह चीन है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को ये ऑफर की। और ये ऑफर, ये बिल्कुल राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये ऑफर नवंबर में डॉक्टर मुईद यूसुफ ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर कह दी थी। खुर्रम साहब, जो चाइना और इंडिया का जो इशू है ना, इस वक्त जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर तो चाइनीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि एक सिग्नल ये भी दिया गया था पाकिस्तान को कोई ऐसा मसला नहीं, हम इंडिया को एंगेज रखते हैं, हम इसको एंगेज रखेंगे, ये आपकी तरफ नहीं आएगा। तो वो तो हमें वो सपोर्ट कर रहे थे इस लिहाज से, क्योंकि उनका तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर वो जंग करें, तो पाकिस्तान को उसका फायदा था। अब जब हमने अगर उनको भी अगर एतमाद में नहीं लिया तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी गलती है फिर हमारी, और इसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सब पहला जुमला आपके कहा कि ये सर्कस हो रहा है पाकिस्तान के मफादात के साथ, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म खारजा पॉलिसी के साथ, कि भाई अगर जो भी करना है आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि माजी को दफन करते हैं, माजी दफन नहीं हो सकता। माजी सारे उसमें 1,20,000 कश्मीरी उसमें शहीद हुए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कब्र, वहां वो जो जिन्हें आदि बेवाएं कहा जाता है, वो हजारों के तादाद में हाफ विडोज वहां हैं, पैलेट गन से लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, नौजवान मारे गए। आप उसको कहेंगे अच्छा जी, आज भी इंटरनेट बंद है वहां पे, तो वो जो कब्रिस्तान में लोग चले गए कश्मीरी हमारे भाई और बहनें, अब वो कहें अच्छा जी बाकी दफन कर दो उनको ना देखो। मैंने ब्रेक ले लिया। इम्तियाज गुल साहब, आपके पास एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस किस्म के फैसले लेना, फिर उन फैसलों को वापस लेना, इससे मुल्क का इंप्रेशन क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।